हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अगला वंश जिसका नाम है दक्षिण वंश। तो दक्षिण वंश में हम पहले दक्षिण संगम को पढ़ेंगे और दक्षिण संगम को पढ़ते हुए अगले वीडियो में दक्षिण वंश के जितने भी वंशज है उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण संगम, और दक्षिण संगम में जो प्रमुख प्रमुख तीन राज्य वंश है उनके बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण संगम के समय कौन कौन से प्रमुख राजवंश हैं। तो इसी के अध्याय को आज हम पढ़ते हैं और बाकी के अध्याय में हम दक्षिण की जितनी भी वंशज है उसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसका नाम है संगम काल। तो संगम काल, जो संगम काल है तमिल जो संगम काल है उसको तमिल साहित्य का स्वर्णिम परंपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम परंपरा कहा जाता है। अगर इसका काल पूछा जाए तो 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य है। दक्षिण भारत में पांड्य राज्यों के संरक्षण में कवियों ने 3 विशाल सम्मेलन बुलाए थे। इस सम्मेलन को तमिल भाषा में संगम कहते हैं। यानी कि 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य में 3 संगम हुए थे, जो कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। और ये तीन कवियों द्वारा ये जो 3 विशाल सम्मेलन कहा बुलाया गया था, इन तीनों विशाल सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहा जाता है। इन्हीं कवियों के द्वारा भाषा इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई है। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है। इतिहास में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पहला है प्रथम संगम, द्वितीय को द्वितीय संगम, तृतीय को तृतीय संगम। पहला संगम जो हुआ था दक्षिण मथुरा में हुआ था, और दूसरा कपाटपुरा में हुआ था जिसे अलवे कहते हैं, और तीसरा संगम जो हुआ था नक्कियर ने किया था। और ये तमिल में ही हुआ था। इसमें लिखा है ये भी दक्षिण तमिल में हुआ था, लेकिन इसमें लिखा है दक्षिण मथुरा में हुआ था। और पहले का अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया है, दूसरे का अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद तोल्कापियर ने किया था। और तीसरी का अध्यक्षता नक्कियर ने किया था। तीसरी का अध्यक्षता किसने किया था? नक्कियर। पहले का अगस्त ऋषि, दूसरा का भी अगस्त ऋषि, लेकिन समाप्त तोल्कापियर ने किया था। और तीसरी का अध्यक्षता नक्कियर ने किया था। अगर पूछा जाए कि सम्मेलन में कितने राजाओं ने भाग लिया था, तो प्रथम सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया था, यानी 89 राजाओं ने भाग लिया था। और इसमें 59 राजाओं द्वितीय में 59 राजाओं ने भाग लिया था, और तृतीय में 49 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है। अब आ जाओ, जो वर्तमान दक्षिण मथुरा है वो जलमग्न हो गया। जलमग्न होने के कारण इसकी कोई जानकारी हमें साक्ष्य साहित्य के रूप में नहीं मिलती, यानी साहित्य की कोई जानकारी हमें इस प्रथम संगम की जानकारी नहीं मिलती है। वही इस सम्मेलन में तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक तमिल साहित्य की रचना की है, जिससे हमें द्वितीय संगम की जानकारी मिलती है। अ- इस संगम में लिखे गए साहित्य की भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, यानी कि तीसरा संगम का भी हमें कोई जानकारी नहीं है। बस द्वितीय संगम की जानकारी है, जो कि तोल्कापियर द्वारा तोल्कापियम नामक पुस्तक रचना किया गया है, जिससे हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। पहला का पूछा जाएगा कौन सा ऋषि था? अगस्त ऋषि। दूसरे का कौन कवि था? तो अगस्त ऋषि के साथ तोल्कापियर। अगस्त ऋषि पहले किया था, बाद में तोल्कापियर। तृतीय का पूछा जाए तो नक्कियर। अब ये जो तीनों सम्मेलन हुआ था किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य में ही तीनों सम्मेलन हुआ था, लेकिन अलग अलग जगहों पर हुआ था। अगस्त ऋषि बनारस के रहने वाले थे, जो कि तमिलनाडु में बस गए थे। अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी जो तीनों संगम हुआ था, तीनों संगम किसके संरक्षण में हुआ था? किन राजाओं के संरक्षण में हुआ था? तो पांड्य राज्यों के संरक्षण में हुआ था। संगम काल जो था दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साहित्य और संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता था। पांड्य राज्यों का संरक्षण इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है। इसका काल तो पता ही दिया कि 100 से लेकर 250 ईस्वी। संरक्षक पांड्य राजा। भाषा तमिल भाषा। साहित्य संगम साहित्य। कुल संगम 3। अब आ जाओ, उसमें से प्रथम जो 3 उस समय के संगम काल के समय में प्रमुख 3 राजवंश थे, जिसमें से पहला राज चेर वंश, दूसरा पांड्य वंश और तीसरा चोल वंश। इन 3 राजाओं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं चेर वंश। संगम काल के प्रमुख वंशों में से सबसे प्राचीन किसको माना जाता है? चेर को। तो संगम काल के वंश में सबसे प्राचीन चेर था, जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। क्या होता है? पर्वतीय देश।
ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरपाद कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो किसका है? यजुर्वेद का एक ग्रंथ है ऐतरेय। उस यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। इसमें हमें चेरपाद कहा गया है चेरवंश को। अशोक के द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चेर वंश को केरल पुत्र कहा गया है। इनका क्षेत्र केरल यानी मालाबार के तट पे था। ये केरल का प्राचीन नाम है कौन? केरल पुत्र। इसकी राजधानी वंजी या करूर है। वंजी या करूर है। इसका राज्य चिन्ह धनुष है। इस वंश का प्रमुख बंदरगाह पूछा जाए तो मुजरिस था। मुजरिस जो कि रोमन व्यापार केंद्र था, यानी यहीं से रोमन व्यापार केंद्र होता था मुजरिस से, जो कि चेर वंश का सबसे प्रमुख बंदरगाह में से एक था। चेर वंश की प्रमुख जानकारी हमें तो क्षेत्र मालाबार वाला क्षेत्र प्राचीन नाम केरल पुत्र, यहाँ पर केरल पुत्र राजधानी वंजी या करूर, राज्य चिन्ह धनुष, प्रमुख बंदरगाह में मुजरिस जो कि रोमन व्यापार केंद्र होता था, राष्ट्र चिन्ह जो कि धनुष दिखाया गया है। और इसका चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। हो ही गया। अब आजा चेर वंश के प्रमुख शासक के बारे में चर्चा की जाए तो उदिन जरेल, सेन गुटवन, आदि गमान, कुड्डा कयाल और पेरुन जरेल पीरपोराई। उदिन जरेल चेर वंश का प्रथम शासक उदिन जरेल था। उदिन जरेल ने महाभारत के युद्ध के सैनिकों को भोजन कराया था, यानी कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों को भोज किसने कराया था? उदयन जरेल। इसकी जानकारी हमें चेर वंश के साहित्य से मिलता है। सेन गुटवन जो कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था। यह अगला शासक सेन गुटवन था, जो लाल चेर भी इसे कहते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन था। सेन गुटवन ने पत्नी पूजा यानी कड़की पूजा प्रारंभ किया था। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस राज्यों को भी बुलाया था, यानी सेन गुटवन ने पति पत्नी पूजा स्टार्ट किया था। पत्नी पूजा को कड़गी पूजा भी कहा जाता है और इसको पूजा करने के दौरान श्रीलंका और अपने पड़ोस राज्य के देशों को भी बुलाया था कि इस पूजा में। इसके बाद अगला शासक बना था आदि गमान बना था। इस वंश का अगला शासक जो कि आदि गमान था, इसने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। किसने? आदि गमान ने। कुड्डा कयाल कुड्ड चेर वंश का अंतिम शासक कुड्डा कयाल चरेल था, जिसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था, यानी हाथी के आंख वाला किसे कहा जाता था? कुड्डा कयाल को कहा जाता है। इसी शासक के समय पेरुन जरेल ने पीरपोरोई विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था, यानी पेरुप्रेन जरेल पिरपोई पेरुन जरेल पिरपोई के समय में पेरुन जरेल पिरपोई के समय में विद्वानों क्या था? संरक्षण प्राप्त था। एग्जाम की टिप्स में संगम काल के तीन प्रमुख राजवंश थे चेर चोल पांड्य। तो बताया चेर वंश का होता है। चेर वंश कहाँ थे? तो केरल के मालाबार जो तट है ना उसके पास स्थित है। दूसरी सदी के अंत में 190 ईस्वी 190 ईस्वी में चेर वंश का क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी 190 ईस्वी आते आते चेर वंश क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसके बाद हम अगला वंश पढ़ेंगे जिसका नाम है पांड्य वंश। तो पांड्य वंश तो संगम काल के प्रमुख राजवंश में से एक था पांड्य वंश। इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। चेर का होता है पर्वतीय देश और इसका होता है पांड्य के प्राचीन देश। इसका राजभाषा पूछा जाए तो तमिल थी। ये मातृसत्तात्मक राजवंश था और मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य ने ही तीनों संगमों का आयोजन कराया था। तो बताया था पांड्य वंश की प्रथम जानकारी हमें मेगा की पुस्तक इंडिका से मिलती है। और पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग है, यानी पांड्य वंश का जो क्षेत्र था तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी भाग है ना, उसमें स्थित है पांड्य वंश। इसकी राजधानी मदुरै थी। इनकी राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो मछली थी, वहीं चेर की धनुष थी। पांड्य वंश के राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध था, यानी यहाँ से भी व्यापार होता था। कहाँ से? तमिलनाडु वाले क्षेत्र पांड्य वंश का ये व्यापार रोम वंश से होता था। इन्हें अपने दूत रोम के एक अगस्ता के दरबार में भेजा था। उन्होंने अपने दूत रोम के एक अगस्टा के दरबार में भेजा था, यानी कि जो पांड्य वंश है अपने एक दूत रोम वंश में भी भेजे थे। पांड्य वंश की जानकारी हमें मदुरै के त्योहारों का शहर कहते हैं, यानी पांड्य वंश की राजधानी मदुरै को क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर कहा जाता था। यहाँ मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख महाभारत रामायण में इस वंश की जानकारी हमें मिलती है। मेगास्थनीज ने इस वंश को महाबर से वर्णन किया है। किससे कर रहा है? महाबर से वर्णन किया है। श्रीमरा श्री वल्लभ अपने शासन काल में कई सिंचाई परियोजनाएं करवाई थी। इनके निर्माण में ईंट एवं ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। मारवर्मन राज्य सिम्हा तृतीय मारवर्मन राज्य सिम्हा तृतीय एक ऐसा पांड्य शासक था जिसने मृत्यारर में तंजावुर के चोल राजा का विरोध किया था।
शिल्पाधिकारम पुस्तक में नेडू जेलियन प्रथम का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। यानी तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे जाना जाता है? तो शिल्पाधिकारम, जिसने लिखा था कि नेडुयन जेलियन प्रथम का इसमें वर्णन मिलता है, और इसे ही कहा जाता है तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य। पांड्य वंश एक नजर में। अर्थ: प्राचीन देश, राजभाषा तमिल, शासन प्रणाली मातृसत्तात्मक, प्रसिद्ध मोतियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र तमिलनाडु का दक्षिणी भाग, राजधानी मदुरै, राज्य चिन्ह, मछली यानी काल। प्रमुख शासक नेडियन, जो प्रथम शासक थे, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई थी। नेडुजेलियन सबसे प्रतापी शासक, इसने 290 ईस्वी में तैलिया लानाम में युद्ध में चेर, चोल और 5 अन्य राज्यों को एक साथ पराजित किया था। श्रीमरा श्रीवल्लभ अपने शासन काल में कई सिंचाई परियोजनाओं का शुरुआत करवाया था। श्रीमरा श्रीवल्लभ। मारन सद्दायन, जाटावर्मन राजसिम्हन प्रथम, इस वंश का अंतिम शासक था। 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश का अस्तित्व क्या हो गया? विहीन हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पांड्य राजाओं ने 3 संगमों का आयोजन करवाया था। मेगा स्टेज की इंडिका में इसका वर्णन मिलता है। रोम राज्य से अच्छा संबंध था। मदुरै त्योहारों का शहर कहा जाता था। मीनाक्षी मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जो पांड्य राजाओं ने बनाया था। इस वंश में महाबर नाम से भी वर्णित किया गया, इसे महाबर नाम से भी वर्णित किया गया है। मेगास्थनीज ने इस वंश को महाबर नाम से वर्णित किया है। एग्जाम्पल से पांड्य वंश, मातृसत्तात्मक, मोतिया, 3 संगम, मदुरै, मछली चिन्ह, रोम से संबंध, और मेगास्थनीज का महाबर, जिसका वर्णन किया गया है पांड्य वंश के बारे में। अगला शासक हम पढ़ेंगे पांड्य के बाद चोल वंश, जो कि संगम काल का अंतिम वंश है। संगम काल के प्रमुख राजवंश में से एक। इसका अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में प्रथम जानकारी हमें पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है, और उसका जो पांड्य था, इसकी जानकारी इंडिका के पुस्तक से मिलती है, और इसकी जानकारी हमें पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल साम्राज्य तमिल के पूर्वी भाग में थे, तमिलनाडु के पूर्वी भाग में स्थित है। इनकी प्रथम राजधानी पूछा जाए तो कहाँ थी? तो उरई उर थी। इनकी प्रमुख राजधानी तंजौर में तमिलनाडु में स्थित थी। अगर प्रथम राजधानी पूछा जाए तो उरई उर थी, और प्रमुख राजधानी पूछा जाए तो तंजौर तमिलनाडु में स्थित था। इस वंश की दूसरी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाई गई थी। इसकी राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो बाघ था। उरई उर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सूती वस्त्र सांप की केचुलियों से भी पतले होते थे। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था, और जितने क्षेत्र में एक हाथी सोता था, उतने ही क्षेत्र पर उतना अनाज उगाया जाता है कि एक वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सकता है। वाह क्या बात है। चोल साम्राज्य की प्रमुख जानकारियां। क्षेत्र तमिलनाडु के पूर्वी भाग। प्रथम राजधानी उरईउर, मुख्य राजधानी पूछा जाता तंजौर, और दूसरी राजधानी पूछा जाता कांचीपुरम। राजकीय चिन्ह बाघ, विशेषतः उरईउर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। राजकीय चिन्ह पूछा जाता बाघ। और एक ऐसा, ये इतना उपजाऊ क्षेत्र था कि अगर एक हाथी जहाँ सो जाए ना, उस क्षेत्र पर एक वर्षों में 7 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। इतना वो उपजाऊ भूमि था। प्रमुख शासक में उर वह पर है जो चोल वंश का पहला शासक था। करिकाल जो कि सबसे प्रतापी शासक थे, इसने श्रीलंका जीत लिया और यहाँ 12,000 दास लाया था। करिकाल ने कहाँ पर? भारत में। कहाँ से? श्रीलंका से। कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था। यह भारत का पहला बांध था। ग्रैंड बांध इसे कहते हैं। कारिकल ने पुहार नामक बंदरगाह बनवाया था, जिसे कावेरी पट्टनम कहा जाता है। अन्य शासक एलोरा और पेरुनार किले अन्य शासक थे। वंश का पतन एवं पुनरुद्धार। चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गए और सामंती जीवन जीने लगे, और 19वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, जो कि चोल स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है। यानी बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में स्थित है, इसने किसने बनाया था? चोल शासकों ने बनवाया था। चोल शासक संगम काल के तीनों संगम में से एक था। इसकी सांस्कृतिक, प्रशासन और सिंचाई व्यवस्था, स्थापत्य कला प्रमुख थी, अत्यंत उन्नत थी। वही स्रोत जानकारी हमें अशोक के शिलालेख से, महाभारत से, रामायण से इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। अब इसका शासन व्यवस्था थोड़ा पढ़ लेते हैं। संगम काल, विविध पक्ष, जिसे संगम कालीन का आर्थिक जीवन। संगम काल में सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि, पशुपालन प्रसिद्ध है। इस समय सूती वस्त्र पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। संगमकालीन व्यापार। तो संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होता है। तमिल के अरिकामेडु
से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था। तमिलनाडु के अरिकामेडु से संगम कालीन का जाति व्यवस्था। तो संगम काल के उत्तर भारत के विपरीत जाति जटिलता थी। यहाँ सामंत तथा दास के समाज में बटा हुआ था। यहाँ स्वर्ण व्यवस्था उच्च नीच की जाति व्यवस्था नहीं थी। संगम कालीन का धार्मिक जीवन। तो संगम काल में सबसे प्रमुख देवता मुर्गन का माना जाता है, जिसे वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। दूसरे प्रमुख देवता को कार्तिक यानी गणेश जी के भाई थे। संगम कालीन बंदरगाह। तो संगम कालीन में तीनों ही वंशों का अपने अपने बंदरगाह थे, जैसे चेर वंश का बंदरचेर, चोल बंदरगाह के लिए फुहारा एवं उरई, और पांड्य वंश का सालियपुर या कोरके। संगम कालीन साहित्य के बारे में चर्चा करें। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए थे। इन्हें तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। तो इसे तोल्काप्पियर इस संबंध सबसे इसका संबंध व्याकरण से है। तिरुकुरल या कुराल, इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। जीवक चिंतामणि, इसका संबंध जैन धर्म से, जिसकी रचना तिक्कु देवर ने किया है। शिल्पादिकर्म, इसका संबंध जैन धर्म से, इससे नूपर यानी पायल की कहानी से मिलती है। तमिल काव्य का इलियट भी कहा जाता है। राजा कोलन ने अपनी पत्नी कनकी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी से के प्रेम में फंस गए थे। अपने धन को लौटाने के बाद वह पश्चाताप किए और उनकी अपनी पत्नी के पास लौटे, और पत्नी नगिन ने उसे अपना एक पायल दे दिया, जिसे बेचकर मदुरै में एक व्यापार प्रारंभ किया। किंतु कोवलन पर मदुरै की रानी की पायल चुराने का आरोप लगा दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। कोवलन की पत्नी नगी ने श्राप दे दिया, जिससे मदुरै शहर का क्या हो गया, नष्ट हो गया। मणि मैथिली, तो इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इसमें कोवलन और माधवी से उत्पन्न संतान मणिक मैथुलम की चर्चा है। इसे अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी रचना सिद्ध लेत्सनार द्वारा किया गया है। इसे तमिल काव्य की ओडिसी भी कहा जाता है। इस तरह हमारा संगम वंश खत्म होता है, और आज का क्लास यहीं पर क्या होता है, द एंड। और आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश है, जैसे कि हो गए चालुक्य, राष्ट्रकूट, और हो जाएंगे चोल। इस तरह जितने भी राजवंश है, उनको सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो इस तरह आज का फिर पाठ, इस तरह से हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। फिर एक और वंश है, उसी में पढ़ेंगे। पल्लव वंश शायद खत्म हो गया, बस यही राजवंश है, इसको पढ़ के खत्म करेंगे। आज का क्लास यहीं पर द एंड करते हैं।